अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हामिद लुकमान। तो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर इनहेरिटेंस वाले का, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें किसी भी डिजीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं कि वो डिजीज़ के कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है। दूसरी चीज़ हम लोग, चूँकि हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर है, तो हम लोग उस डिजीज़ की जेनेटिक बेसिस देखते हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर भी हम लोग यही बात करेंगे। उस डिजीज़ के अंदर होता क्या है और उसकी जेनेटिक बेसिस के किस तरीके से जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से वो डिजीज़ कॉज़ हो रही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस ये है क्या। आम जुबान में से हम शुगर की बीमारी कह देते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस एक हेरिडिटी डिजीज़ है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगी। ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स वाली डिजीज़ है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीजेस क्या होती है कि ऐसी डिजीजेस जिसके जो से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो एक से ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से वो डिजीज हो रही हो। तो हम लोग आगे देखते हैं इस डिजीज के इफेक्ट्स क्या हैं, कि अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गई है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। डायबिटिक्स डायबिटिक्स हम लोग उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, यानी कि पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज आर कॉल्ड डायबिटिक्स। डायबिटिक्स के अंदर क्या होता है, दे अनेबल टू पास ग्लूकोज दे अनेबल टू पास ग्लूकोज इन यूरिन। अब वहां पे उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इसकी वजह से आपका क्या होता है कि किडनी फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। साथ ही साथ एडल्ट ब्लाइंडनेस इसकी वजह से हो सकती है। उसकी वजह से लोअर लिम्ब एम्पुटेशन हो सकती है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि अक्सर डायबिटीज के पेशेंट्स को एक हल्का सा भी जख्म आ जाता है तो वो चीज काटनी पड़ जाती है। पाँव के ऊपर जख्म आ गया, पाँव के अगर जख्म नहीं भी आता तो स्वेयर कंडीशन में इनमें गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो सकती है, टिश्यू डेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। जब गैंग्रीन होगी तो फिर वो ऑर्गन, वो पाँव का हिस्सा या पूरे का पूरा पाँव या बाजू का लेग का कुछ हिस्सा भी काटना पड़ जाता है। तो एम्प्यूटेशन कहते हैं कट करने को, तो वो हिस्सा कट करना पड़ जाता है। हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के अंदर हार्ट की डिफरेंट डिजीजेज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं इसकी टाइप्स की। तो डायबिटीज की टू टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। कौन कौन सी टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं IDDM। टाइप 1 क्या है, IDDM, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। आई से इंसुलिन, पहले डी से डिपेंडेंट, दूसरे डी से डायबिटीज और एम से मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी NIDDM, यानी कि बाकी सारा वही है, एन से नॉन, नॉन इंसुलिन डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो IDDM टाइप 1 क्या थी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि IDDM और NIDDM। हम लोग पहले बात करते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 जो सी आपकी इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस है, इसको हम लोग जुविनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि जुविनाइल डायबिटीज किसे बोलते हैं, टाइप 1 को, या फिर IDDM को क्या बोलते हैं, जुविनाइल डायबिटीज। अब इसके अंदर होता क्या है, अब इसको जुविनाइल क्यों कहते हैं, जुविनाइल हम कहते हैं कि कम उम्र, ठीक है। तो ये कम उम्र के अंदर ज्यादातर होती है, आमतौर पे 40 ईयर्स से पहले ही ये आपकी टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। आपको अगर एमसीक्यूज आता है कि टाइप 1 डायबिटीज या IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कब होती है, 40 ईयर्स से पहले। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, जुविनाइल डायबिटीज बोलते हैं। अब इसके कॉजेज क्या हैं, इसका कॉज क्या है कि आपके जो पैंक्रियाटिक हार्मोन है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पैंक्रियाटिक हार्मोन कौन सा है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। तो पैंक्रियाज आपके दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। तो पैंक्रियाटिक हार्मोन जो कि इंसुलिन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज हो गई है। यानी कि ऐसी डायबिटीज जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बनती, उस डायबिटीज को क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज या IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस या फिर जुवेनाइल डायबिटीज। तो इसके अंदर पैंक्रियाटिक जो इंसुलिन है वो नहीं बनती। उसके बाद ये इंसुलिन करती क्या है, इट नॉर्मली रूट्स ब्लड ग्लूकोज टू सेल्स फॉर यूज। नॉर्मली इंसुलिन क्या कर रही है, आपके ब्लड से ग्लूकोज को आपके सेल्स तक
लेके जाती है, यानी कि सेल्स के अंदर जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, उसको यूटिलाइज करना है, तो ये इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज, आपके ग्लूकोज को ब्लड से वहां पे लेके जाएगी। अब अगर ये इंसुलिन नहीं बनती, इसका मतलब है कि वो ग्लूकोज जो सेल में जाना था वो नहीं जाएगा और सारे का सारा ग्लूकोज आपके ब्लड में ही रहेगा। अब इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसे कहते हैं। आप अगर इसके नाम से देखें तो नाम से क्या जाहिर हो रहा है, ऑटो इम्यून, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम खुद कार तरीके से अपने बॉडी के सेल्स को ही खत्म करने लग जाता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम अपने नॉर्मल बॉडी सेल्स को खत्म करने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इन दिस डिजीज इम्यून सिस्टम बैकफायर। आपको क्वेश्चन आता है बैकफायर का क्या मतलब है। बैकफायर का मतलब होता है जैसे एक फौजी जंग करने के लिए जा रहा है, तो बजाय के सामने दुश्मन को मारे पीछे को गोलियां चलाने लग जाए, तो पीछे को कौन होते हैं, उसके अपने फौजी। तो जब अपने फौजी मारने लग जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकफायर बोलेंगे। और अपने फौजी मारने को ही हम लोग क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो चूंकि हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं, एंटीबॉडीज है, वो हमारे फौजी हैं, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अपने फौजी मारेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका करता क्या है, इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इट मैन्युफैक्चर ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। क्या बनाएगा, ऑटो इम्यून एक्टिव एंटीबॉडीज। और ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अपने बॉडी के सेल्स को मारने लग जाता है। तो इस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये बाज़ का वायरल इन्फेक्शंस भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं। अब डायबिटीज के नतीजे में क्या होता है, ये जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है कि आपके एंटीबॉडीज बनते हैं और वो आगे से बॉडी में आने वाले पैथोजन को मारते हैं, इसको कहते थे इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, हम लोग चूंकि डायबिटीज पढ़ रहे हैं तो डायबिटीज टाइप 1 के रेफरेंस से हम लोग बात करते हैं। तो जो आपके इम्यून सिस्टम के टी सेल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे अटैच पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ये आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और आपका पैंक्रियाज अपने सेल से इंसुलिन नहीं बनाता। तो बीटा सेल्स क्या कर रहे थे, इंसुलिन बना रहे थे। आपके ये टी सेल्स क्या करेंगे, उसके साथ जाके अटैच हो जाएंगे और वो जो सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाएंगे। अब इंसुलिन नहीं बना पा रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इन डायबिटीज टाइप 1 डिजीज। तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी इम्यून सिस्टम के टी सेल्स हैं वो आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, टाइप 1 डिजीज का परमानेंट ट्रीटमेंट तो होता नहीं कि मेडिसिन खाई अब बंदा बिल्कुल ही ठीक हो जाए, पर जो शुगर लेवल बढ़ गया इंसुलिन के कम हो जाने की वजह से उसे कम कैसे किया जाता है। तो जो टाइप 1 डिजीज है इसके अंदर एक्सोजीनियस इंसुलिन उस पर्सन को दी जाती है सरवाइव करने के लिए। आपने किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को देखा होगा, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाएं तो शुगर लेवल बहुत बढ़ने की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या है कि वो जो से डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट हैं इंसुलिन लगाते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। कौन सी इंसुलिन, एक्सोजीनियस। तो एक्सोजीनियस इंसुलिन क्या है, जब आप आउटसाइड सोर्स से बाहर से कोई चीज लगा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सोजीनियस। तो ये इंसुलिन अगर बाहर से लग रहे तो एक्सोजीनियस इंसुलिन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके जेनेटिक बेसिस की। अब इंसुलिन की जो जीन है वो लोकेट करती है क्रोमोसोम 11 के शॉर्ट आर्म पे। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि इंसुलिन की जीन कहां पे होती है, ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11। इंसुलिन की जीन कहां पे है, ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। अब ये इसके कॉजेज क्या हैं, आपकी जो इंसुलिन है इसके कॉजेज क्या हैं, तो ये एक आपकी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होती है या जेनेटिक वेरिएशन।
तो ये जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से ये आपकी जो इंसुलिन है, ये जो सी डायबिटीज़ है ये होती है। हम लोग यहाँ पे जेनेटिक बेसिस की बात करें इंसुलिन की, तो आपकी ये जो डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपकी डायबिटीज़ है इसके अंदर क्या होता है, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस आपको आ सकता है, ये होता क्या है, तो ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, उसके साथ जब एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। ये हम लोग ने स्टार्ट के अंदर ही बात की थी। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज के अंदर क्या था कि जिसके पॉजिटिव फैक्टर मल्टीपल हो, यानी कि ज्यादा फैक्टर्स की वजह से जब हो रही होती है उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज। तो ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है। अब इसी से रिलेट करता है, इसी पेज पे लास्ट पे एक बॉक्स के अंदर बताया है कि आपका यहाँ पे जो सा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर भी मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। अब ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड है किसी भी बच्चे का, वो रिलेट करता है अपने पेरेंट्स के साथ। यानी कि पेरेंट्स के अंदर अगर नॉर्मली ज्यादा है तो बच्चे के अंदर भी उस हिसाब से होगा, पेरेंट्स के अंदर नॉर्मली कम है तो बच्चे के अंदर भी कम होगा। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है बच्चे के अंदर, ये पेरेंट्स के साथ लिंक्ड है, ठीक है। अब इसके अलावा पेरेंट्स के साथ तो लिंक है, पर उसके अलावा भी डिफरेंट चीजें हैं जो कि ब्लड प्रेशर के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर डाइट आ जाती है। बंदे की अगर डाइट वो ज्यादा जंक फूड खा रहा है, डाइट की वजह से क्या है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस और जहनी दबाव की वजह से भी बंदा क्या करता है, उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, साथ में पेरेंट्स की वजह से जेनेटिक वो इन्फ्लुएंस भी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस है, यानी कि मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो डायबिटीज भी क्या है, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस शो करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायबिटीज टाइप 2 डिजीज। टाइप 1 की हमने बात की थी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस थी। इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं वो पेशेंट्स, यानी कि बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही तो वो बाहर से इंसुलिन पे डिपेंड कर रहे हैं, बाहर से लगेगी तो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये आपकी क्या है, NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। डिपेंड नहीं कर रहे तो ये क्या है कि इट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये आपकी जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें से 90% ऑफ ऑल डायबिटिक्स के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। अब ये आपके जो से ऐसे पेशेंट हैं इसके अंदर इफेक्ट्स देखते हैं। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंडोजीनियस इंसुलिन, इनके अंदर इंसुलिन बन रही है, नॉर्मली बन रही है। अब अगर इंसुलिन बन रही है तो शुगर लेवल कम क्यों नहीं हो रहा? इंसुलिन, आपकी बॉडी दो काम कर रही है, इंसुलिन बना रही है, इंसुलिन की वजह से आपका जो ब्लड का ग्लूकोज है वो सेल में जा रहा है। अब अगर इंसुलिन तो बने पर ग्लूकोज सेल में ना जाए किसी और फैक्टर की वजह से, किसी एंजाइम की वजह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो भी डायबिटीज ही रही है। तो ये टाइप 2 के अंदर क्या है कि एंडोजीनियस तो बनती है बट बॉडी सेल्स फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। हमारे जो बॉडी सेल्स हैं इंसुलिन ज्यादा होने की वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टाइप 2 या NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये आपकी बॉडी में जितना मर्जी इंसुलिन ज्यादा हो जाए, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो वो इफेक्ट उसका नहीं होगा। तो ये आपका क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे एक जो पेशेंट है उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। क्या आ जाता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको ये क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस आपकी डायबिटीज में आती है? टाइप 2 में। या उसे क्या बोलते हैं, इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, या NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। अब ये किसके अंदर होती है? पीपल ओवर द एज ऑफ 40। हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी देखा है कि टाइप 1 किस में हो रही थी, उसे जुवेनाइल कहते हैं। 40 साल से कम उम्र लोगों में ज्यादातर वो होती है, और ये 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के अंदर टाइप 2 होती है। इसमें इंसुलिन बन रही है पर बॉडी सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये आपकी ज्यादातर कॉमन किस में है? ओबीज लोगों के अंदर। जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर क्या होती है? ये वाली डायबिटीज होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो सी ओबेसिटी है,
ओबेसिटी मोटापा क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज करता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ओबेसिटी का नुकसान क्या है डायबिटीज के अंदर, तो ओबेसिटी क्या कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है पर बॉडी के सेल्स क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी वजह से टाइप 2 डिजीज होती है NIDDM। और इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बनता है मॉडी। मॉडी क्या होता है, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग, ठीक है। तो ये आपकी इसकी जेनेटिक बेसिस में हम लोग इसमें देखते हैं 2% टू 5% जो टोटल टाइप 2 डायबिटीज है उनके अंदर ये ज्यादातर ये वाली 2 से 5% लोगों में मॉडी होती है। ये मॉडी क्या होती है, ये बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज में हो जाती है। हमने अभी बात किया 40 साल से पीछे टाइप 2 है, और 25 साल से नीचे अगर हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, मॉडी बोलते हैं। मॉडी क्या होती है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। मॉडी क्या है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, के यंग लोगों में ही डायबिटीज हो जाती है। तो इट कैन इनहेरिट एज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि आपकी 2 जीन्स के अंदर से एक अलील के अंदर भी डिफेक्ट आ गया तो ये क्या हो जाएगी, मॉडी शो हो जाएगी या टाइप 2 हो जाएगी। तो टाइप 2 के अंदर मॉडी आती है अगर 25 साल से कम उम्र लोगों में हो, तो ये आपकी क्या है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब इसका हम कॉज पढ़ते हैं। 50% ऑफ मॉडी इज कॉज बाय म्यूटेशन इन ग्लूकोकाइनेज जीन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडी किस जीन में जो म्यूटेशन से होती है, एक है जीन ग्लूकोकाइनेज, वो जीन क्या करती है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम बनाती है। आपको एमसीक्यूज आता है कि कितने ग्लूकोकाइनेज के म्यूटेशन होगी तो कितनी डायबिटीज होती है, 50% ऑफ द बॉडी। ये ग्लूकोकाइनेज की वर्किंग क्या है, ग्लूकोकाइनेज जीन एक एंजाइम बनाते हैं ग्लूकोकाइनेज। ये ग्लूकोकाइनेज का कर रहा है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि आपके रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप। तो आपकी फूड की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाना स्टार्ट ही ये करता है। अगर ये नहीं बनेगा तो ग्लूकोज ब्रेक ही नहीं करेगा। तो इसी को तो हम लोग बात करें कि इंसुलिन आपकी बॉडी के सेल्स रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे इंसुलिन में। तो ये ग्लूकोकाइनेज जीन है जो कि क्या बनाती है, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ये ग्लूकोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि रेस्पिरेशन को स्टार्ट करवाता है। तो मॉडी कैन आल्सो कॉज बाय म्यूटेशन इन एनी अदर 4 जीन्स। अब आपकी 4 मजीद और जीन्स हैं जो कि क्या करती हैं, डेट एंड कोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है कि वो जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाने वाली प्रोटीन है। अब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पे वो 2 काम कर रहा है। एक काम कर रहा है पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट, दूसरा काम कर रहा है इंसुलिन रेगुलेशन। अब 4 मजीद जीन्स की वजह से मॉडी हो सकती है। वो 4 जीन्स क्या करती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाती हैं जो कि पैंक्रियाटिक डेवलपमेंट और इंसुलिन रेगुलेशन कॉज कर रहा है। इसकी वजह से भी आपकी ये मॉडी हो सकती है। और ये जो 4 जीन्स हैं ये एडल्ट ऑनसेट नहीं करवाती, यानी कि 25 साल से ज़्यादातर लोगों में नहीं करवाती, 25 से कम उम्र के लोगों में यानी कि मॉडी ही करवाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो अल्लाह हाफिज़।